बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है वो आप सबकी निगाहों के सामने है, लेकिन अमरीकी सदर के इस इक़दाम के हवाले से दुनिया में बहरहाल एक तशवीश तो मौजूद है। लेकिन क्या ये हकीकत हाल ऐसा ही होना था या इसके पसे पर्दा कुछ और हक़ाइक़ भी हैं? मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखूँगी, लेकिन पिछले दिनों ज़ाहिर है जब नया साल आ रहा होता है तो हम पेशगोइयाँ ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपके फ्यूचर को। तो मेरे प्रोग्राम में सामिया खान ने दुनिया के बदलते हुए हालात पर क्या प्रेडिक्शन की थी, ज़रा वो सुने, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। क्योंकि अब होने लगा है अगले ये जो 16 फरवरी 2026 से जो वक्त सनाजी शुरू होगा, ये वर्ल्ड क्राइसिस को लेके आएगा। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जर्नी शुरू हो जाएगी। 16 फरवरी से एक नया सिलसिला शुरू होगा, लेकिन दुनिया वॉर जोन में जा रही है, सामिया ये कह रही हैं आप? जी 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 Okay. क्योंकि ये भी पेशगोई 2025 में मैंने की थी कि ये जो जमीन पे अमन है ये 2025 तक ही है। 2026 से वो शुरू हो जाएंगे खड़ाक, जो कि 3 साल हैं। ये हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोन में लेके चले जाएंगे। ये एक प्रेडिक्शन थी, लेकिन अब जो दुनिया में हो रहा है, यानी अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें, बिलखुसूस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल है या तेल के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त वेनेजुएला के पास हैं, जिसकी लगभग जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक 300 अरब बैरल के ज़खायर जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है, फिर ज़ाहिर आपको पता है सऊदी अरब है जिसके पास 260 अरब बैरल जो है तेल मौजूद है। इसके बाद थर्ड नंबर पर ईरान है, और फिर सो ऑन सो फोर्थ कनाडा, इराक, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका खुद भी तेल के ज़खायर रखता है। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो निकोलस मदारो के साथ हुआ है, क्या इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है? कुछ चीज़ें मैंने डिग आउट करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा था। देखिए, वेनेजुएला के अगर आप कुछ देखें ज़राए को, जो अखबार भी हैं, टेलीविजन्स भी हैं, आप सोशल मीडिया पर भी देखें चीज़ों को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि वहाँ एक ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इस पर खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन इस खुशी का दरहकीकत बराह रास्त क्या ताल्लुक़ है? एक तो ये कि जो वहाँ इलेक्शंस हुए थे, होगो चावेज़ के जब इलेक्शंस हुए थे, होगो चावेज़ का जो तरीका था वेनेजुएला को जिस तरह उन्होंने चलाया, उस पर भी लोगों को बहरहाल बड़ी ज़्यादा चिमगोइयाँ थी उस वक्त भी। लेकिन जो इस वक्त निकोलस के ज़राए से हमें पता चला कि वहाँ पर जमहूरियत जो है वो एक डमी जमहूरियत थी और लोग उससे बहुत नाखुश थे। लेकिन जो सदर ट्रंप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एक कातिल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कि वहाँ से वो कह रहे हैं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मनशियात को फ़रोग़ देने के लिए ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मदेरो जो है वो इस हवाले से सामने आए हैं और हम चाहते हैं कि वो अमरीकी इंसाफ का सामना भी करें। क्या होगा? क्या एक और टर्न द टेबल होने वाला है? दुनिया में हकीकत हाल कोई बड़ी जंगें होंगी या इस तरह से क्या अमेरिका की ये चाल बाकी ममालिक को भी कोई, जिसे कहते हैं ना, पुश तो नहीं देगी कि वो कभी भी चाहें, कहीं पर भी चाहें, बआसानी चढ़ाई कर दे? तो शायद बुनियादी सवालात हैं जिस पर हमने अहम शख्सियात से आज वक्त लिया और ज़रा उनसे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा महमूद कुसूरी साहब। ज़रा पहले उनसे इब्तिदा करते हैं और ज़रा बात करते हैं। कुसूरी साहब, सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम आ गए, डॉक्टर हुमा हमारे साथ हैं। ओके, अनवर इकबाल सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। कुसूरी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कुसूरी साहब आपसे पहले करती हूँ। कुसूरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो हमला हुआ है, या इन अदर वे अगर आप अमेरिका की ज़ुबान पे बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमने जो है वहाँ से एक कातिल को और उसके कुंबे को गिरफ्तार किया है और वेनेजुएला को हम एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, जबकि वो एक जानिब ये भी कहते हैं कि हम यानी अमेरिका जो है अब वो वेनेजुएला को चलाएगा और वहाँ की मईशत भी चलाएगा और हम अपने जो तेल की ज़ाहिर कंपनीज हैं उनको वहाँ से चलाने के लिए पाबंद भी करेंगे। ये क्या असरात डालेगा दुनिया में? कोई ना कोई इसका असर तो होगा कुसूरी साहब। देखिए, बात यह है, इसके कई एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। प्लीज। ये कब से प्लान हो रहा था, हुआ क्यों है, क्या? फिर देखना ये किस हद तक कामयाब होता है, इसके क्या नताइज हैं, और इंटरनेशनल लॉ के लिए इसके क्या नताइज है। ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसके। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फॉरेन मिनिस्टर था और मेरी मुलाकात हुई
मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से। जी जी महातीर। और मेरे साथ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, मरहूम प्रिंस सऊद अल फैसल, और 3-4 और लोग थे, मुझे याद है। तो उन्होंने हमें कमरे में अलहदा बुला के कहा कि भाई गोल्ड करेंसी की तरफ जाना चाहिए, डॉलर से निकल जाए। वो वाहिद आदमी है जो अभी तक जिंदा सलामत है, 100 साल की उम्र हो गई है। उसके अलावा जिसने एफर्ट की है, और वो बच इसलिए गए कि मलेशिया के पास ज़्यादा तेल नहीं था। सऊदी अरब ने 1974 में अलायंस एग्रीमेंट किया था किसिंगर साहब के जरिए कि पेमेंट डॉलर्स में होंगी। अब उसका मतलब ये होता है जब डॉलर में पेमेंट है तो डॉलर बिकम्स द प्राइम करेंसी, एवरीबडी वांट्स डॉलर्स, डॉलर इज इन डिमांड, क्योंकि हर एक ने तेल खरीदना है। अच्छा, तो वो उसके बाद वो एक बेंचमार्क एक किस्म का बना। उसके बाद हमने देखा कि जिसने इसको रेजिस्ट किया, वो इराक में आप देख लें सद्दाम हुसैन साहब का, उन्होंने कोशिश की, उनका क्या असर हुआ, कज़ाफ़ी साहब का क्या असर हुआ। अब इशू इसमें यह आ रहा है कि लेकिन इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि ये दुनिया में मानना पड़ेगा। ऐसा तो लग रहा है कि हम, हालांकि चाइना कैच अप कर रहा है, लेकिन एक्चुअली यूनिपोलर वर्ल्ड में है। यूनिपोलर वर्ल्ड कायम हुई थी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया है, और सोवियत यूनियन जब कोलैप्स किया है तो यूनिपोलर यानी अमेरिका की, पहले उससे सोवियत यूनियन बाइपोलर वर्ल्ड थी। तो यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट समझती है कि जब कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन 1990s की बात है, तो फिर हमने देखा कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड में आए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उसमें ये हुआ है कि मुझे अच्छी तरह ये भी याद है कि मैं पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। मैं खुद प्रिजाइड कर रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। अमेरिका ने फैसला किया कि वो इराक पे हमला करेगा। हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो क्या नॉन नेटो एलाई भी थे हम, हर किस्म के। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि जर्मनी और फ्रांस, जो दोनों अमेरिका के इत्तेहादी से, उनके साथ मिल के हम मुखालफत करेंगे अमेरिकन अटैक की इराक पे। और आप देखिए कि वो हमारे फर्स्ट से अमेरिका पास, हालांकि प्रेसिडेंट बुश हमारे बहुत करीब थे, जैसे आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के करीब है, उस वक्त प्रेसिडेंट बुश बहुत करीब थे पाकिस्तान के, और उनकी पूरी एफर्ट थी। और मुझे डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने बहुत समझाने की भी कोशिश की कि आप इराक में हमारी मदद करें। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेकिन एक चीज़ देखी गई, अमेरिका में को नहीं मिला सिक्योरिटी काउंसिल से इजाज़त हम लोगों की, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, मेक्सिको, दीगर ममालिक की एफर्ट से। लेकिन क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका ने एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बना ली, जिसमें छोटे छोटे मुल्क आ गए, कोई बड़ा मुल्क उसमें शायद था ही नहीं, और उन्होंने हमला कर दिया ये कह के कोलिशन ऑफ द विलिंग। इसका मतलब ये कि अमेरिका को पूरी अपनी ताकत पे एतमाद था, बिल्कुल ऐसे कि वो जो चाहेगा करेगा, दुनिया उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इराक पे गए, सिर्फ सबक उनको इराक पे हमले का आया, दुनिया कुछ नहीं सिखा सकी। क्यों? कि दुनिया यूनिपोलर मोमेंट था। अब वो, और जो इराक में मज़ाहमत हुई, इस्लामिक स्टेट बनी, दुनिया में तबाही आई, फिर अफगानिस्तान में आपने देखा जो कुछ हुआ। तो अमेरिका ने उन हालात से ये सबक, दुनिया ये समझती थी किया कि भाई नहीं, अब वो ज़माना ख़त्म है। वियतनाम तो दूर की बात है, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान, इराक की, जिसकी आज की जनरेशन भी काफ़ी उससे वाकिफ़ है। तो उसमें हम ये समझे कि सबक हासिल हो गया है। ठीक हो गया। लेकिन मैं आती कुसूरी साहब आपकी तरफ, लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले एयर कमोडोर साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी अनवर इकबाल साहब को। अनवर इकबाल साहब, ज़ाहिर आप अमेरिका में मुकीम भी हैं, आप वहां पर देख भी रहे हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस तमाम तर एपिसोड के बाद जो कि अमेरिकी सदर की जानिब से उठाया गया है, इस वक्त क्या एहसासात, जज्बात और किस तरह की इंसाइट्स आपको मिल रही हैं? क्या कहते हैं वहां पर लोग? किस किस्म का ये इकदाम है सदर ट्रंप का? सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है कसूरी साहब को एक तवील अरसे के बाद देख के। जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो इनके साथ काम करने का मौका मिला था यहाँ वॉशिंगटन में। देखें, अमेरिका में मिला जुला तासुर है
अच्छा। यानी जो कि रिपब्लिकन्स हैं और जो सदर ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स उसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, कांग्रेसमैन भी शामिल हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक गलत मिसाल कायम की है और इसके बड़े दूरस असरात होंगे हमें। और फिर उनको इस पे भी इतराज़ है कि उन्होंने कांग्रेस को, जैसा कि लीगली रिक्वायर्ड है, उन्होंने कांग्रेस को इन्फॉर्म नहीं किया। कांग्रेस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के जो ओवरऑल जो बनेगा इम्पैक्ट अमेरिका में, वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये ऑपरेशन कामयाब होता है या नाकाम होता है। और अगर कामयाब हो गया तो उसको अमेरिका में वेलकम किया जाएगा। ठीक अब है। एक बात ध्यान में रखें कि अमेरिका में आम अमरीकी भी लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड समझता है और वो हमेशा अमेरिका ने इस बात को वाज़ेह किया है कि वहाँ किसी किस्म की किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा उन्होंने इस पे रिटेलिएट किया है। दुरुस्त है। तो फिर ये है कि इन मुल्कों में जो रूलिंग एलीट होती है, जी। वो अमूमन उसमें यूरोपियन सेटलर्स शामिल हैं, इसमें लुबनान से आके रहने वाले लोग शामिल हैं और फिर मकामी आबादी के भी लोग हैं, वो प्रो अमेरिका होती है। जो खुशहाल लोग हैं अमेरिका के साथ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला में अमेरिका बिल्कुल अकेला हो जाएगा। अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं, उनके भी ताल्लुकात हैं। वेनेजुएलियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है अमेरिका में। उनको वो सदर ट्रंप ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तरफ इशारा भी किया कि उनको साथ शामिल करेंगे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में आपको पता है कि मामला उठा लिया गया है। पीर के दिन वहाँ उस पे गुफ्तगू होगी, वहाँ किस तरफ जाती है। ज़ाहिर है अमेरिका के पास भी अगर वीटो है तो चीन और रूस के पास भी है, तो उसका कोई फैसला, कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो डिबेट होगी वो पब्लिक ओपिनियन पे बहुत असर डालेगी। तो ये कहना कि हतमी तौर पे ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या क्या नतीजा निकलेगा, ये क़बल वक़्त होगा। हमें 2-4 दिन वेट करने के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह होगी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़रा खालिद चिश्ती साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक जानिब तो ये हमें बिल्कुल जैसे कसूरी साहब ने फरमाया और हमने भी कुछ पढ़ा, कुछ चीज़ों की हकीकतें मालूम है कि तेल के ज़खायर जो हैं बहरहाल वो तो एक बहुत अहम नौइयत के हैं और आपको मालूम है कि वेनेजुएला जो डील कर रहा था वो रशिया के साथ उसकी डीलिंग अलग थी। मेरी इत्तलात के मुताबिक चीन में किसी हद तक वो जो तेल के हवाले से मामला थे उसमें वो बार्टर पर भी काम कर रहे थे। क्या आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर यही एक प्राइम इशू रहा है वेनेजुएला के हवाले से, या फिर जिस तरफ सदर ट्रंप का इशारा है कि कार्टल्स को सपोर्ट करना और दीगर और तरीके से वो बात करें निकोलस के बारे में, तो क्या वो आप समझते हैं या वो भी हकीकत पर मबनी चीजें हैं? पैरेलली दोनों ठीक हैं? बहुत शुक्रिया मिस सना, आपने इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, मिलिट्री में रहते हुए हम जब भी स्ट्रैटेजी पढ़ाते थे तो हमें तो रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में एक ही कोटेशन याद थी कि माइट इज राइट। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही पुरानी बात पे ले चलता हूँ। थूसडिस एक जनरल थे एथेंस के और वो 400 बिफोर क्राइस्ट वो पैदा हुए और वफात पाई उस जमाने में, यानी 450 साल पहले तकरीबन बिफोर क्राइस्ट। उन्होंने बड़े जबरदस्त रूल्स बताए थे और मैं समझ रहा था कि वो रूल अब ऑब्सलीट हो गए हैं क्योंकि वो बिफोर क्राइस्ट है और 450 साल पुरानी है। उसमें उन्होंने कहा था द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट दे कैन एंड द वीक मस्ट सफर दे मस्ट। मतलब इमेजिन करें, ये 450 साल पहले उन्होंने कहा था कि ये माइट इज राइट को एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ठीक बात। जबकि मैं समझा ये चीजें शायद ऑब्सलीट हो गई हों, लेकिन आज 2026 में भी लगता है कि वही चीजें रेलेवेंट थी जो उस समय में कही गई थी। मोस्ट रेलेवेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो तेल का सवाल है, आप इसमें तो सबसे ज्यादा दुनिया के जो अनटैप्ड ऑयल है 303 बिलियन बैरल्स, वो वेनेजुएला के हैं। एक बात, और ये अनटैप्ड है। इंटरेस्टिंग बात ये है, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट सारे इंटैक्ट हैं। जितना थोड़ा सा निकालते हैं टॉप पे होने के बावजूद वो ऑलमोस्ट लोएस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग या अनटैप ये एक्सट्रीवेट जो जमीन से करते हैं उनमें वो लोएस्ट है। ठीक बात। जिसका मतलब है कि सबसे ज्यादा रिजर्व दुनिया में इस वक्त इसके हैं और सबसे ज्यादा इंसेंटिव ऑब्वियसली अमेरिका को ये लगा कि 2-2.5 हजार किलोमीटर हमने फ्लोरिडा से जहाजों को भेजना है, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और हम जाकर तहस नहस कर देंगे और उनको उठा के लेंगे अनप्रेसिडेंटेड। मेरे सामने दोनों बड़े सीनियर, ऑब्वियसली एक फॉरेन मिनिस्टर और जर्नलिस्ट बैठे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री गवाह है कि सबसे ज्यादा किसी और मुल्क में गवर्नर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में आया, और ड्रग ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हुई दुनिया में। पिछले चंद महीनों में उन्होंने 35 स्ट्राइक की हैं, 35 स्ट्राइक्स ऑन द बोट्स एंड शिप्स, जिसके अंदर यूनिलैटरल जजमेंट पास कर दी कि इनके अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी। 110 लोगों को मार दिया।
दैट मीन्स विदाउट एनी प्रूफ। जिस तरह उन्होंने, आपने नोट किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाए हैं, कैसी तस्वीरें उन्होंने रिलीज किया मीडिया के लिए। सही बात है वैसे। तो कभी उन्होंने ड्रग की भी तस्वीरें दी थी कि हमने ड्रग पकड़ी है, कोई उसकी भी सबूत दे सकते थे प्रेसिडेंट को पकड़ने से पहले? वो नहीं होता। तो फिर वही वाली बात जो मैं कह रहा था, थूविट्स ने कहा था, जो कि जी ये तो माइट जो करना चाहता है वो करता है, और जो गरीब से सफर करना है वो गरीब सफर करता है। ये उसी तरह का है, ऑल्दो इतना आसान नहीं होगा। रशिया की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं चाइना का पढ़ रहा था कि चाइना ने पिछले साल फरवरी में एक हाईएस्ट इनसे ऑयल इंपोर्ट किया था, 500,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से। तो दैट मीन चाइना की इंटरेस्ट है। चाइना ने अभी रिसेंटली इनको $60 बिलियन दिया था डेवलपमेंट के लिए, जिसका मतलब है कि चाइना इसको सिट असाइड या जस्ट वॉच अलोन टाइप मोड में चाइना नहीं रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैविंग सेड दैट, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेशन जिस तरह का हुआ है, जाहिर है उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसके लिए अमेरिकन हुकूमत ने $50 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब आप विजुलाइज करें कि कोई हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ आप $50 मिलियन का रिवॉर्ड देते हैं। तो आई एम श्योर ये जो ऑपरेशन हुआ है, जिसको वो कहते हैं जी हमने डेल्टा फोर्स ने किया है, ये अंदर से मिले बगैर नहीं हुआ होगा डेफिनेटली, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा रिवॉर्ड दिया है कि वो ज्यादा मिली भगत जिसको कहते हैं, या गद्दार लोग हो गए होंगे जिन्होंने स्टैब किया है या एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। इतनी आसानी से इवैक्यूएट करना मेरा ख्याल है बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन इट इज सो अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी आने वाले वक्तों में किस तरफ जाती है जी बात। बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही की बात के साथ एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने रेज किए हैं। पहला तो ये कि तब्दीली का एजेंडा अमेरिकी सदर की जानिब से नजर आ रहा है वेनेजुएला के लिए। इसके दरहकीकत वही मामलात हैं जो बताए जा रहे हैं, या दरहकीकत कुछ और चीजें हैं? एक तो ये सवाल। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम चीन और रशिया की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और इनकी तरफ से एक अपना ज़ाहिर रिएक्शन है जिसको लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, और शायद मुस्तकबिल करीब में यानी कुछ ही दिनों में वो और शिद्दत से सामने भी आए। लेकिन जो इनसाइट की बात की है खालिद चिश्ती साहब ने, उसको हम जरा एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी हिस्ट्री वेनेजुएला की हमें मिली पढ़ने को, और जितनी हद तक वहां पर जितने भी सुदूर आए हैं, उन सब के बारे में वहां की आवाम का जो एक ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है। और हमेशा मैंने अभी होगो चावेज का लास्टली नाम लिया, वो एक डिस्कनेक्ट हमें नजर आया है। इसके पीछे क्या वजह है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई दस्तियाकार। सर आपको अगेन वेलकम। अनवर इकबाल सहाफ़ी अमेरिका से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। खालिद चिश्ती साहब, बुनियादी सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आ रहा है, एक और भी जो बात कसूरी साहब ने भी किसी हद तक कही, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है इस तनाजुर में, जबकि आज आलमी मार्केट की अगर मैं बात करूँ या तेल के हवाले से जब हम बात कर रहे होते, आपको लगता है कि इस अमल के बाद मईशत पर, दुनिया भर की मईशत पर कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? और जिस तरह डॉलर मुस्तहकम है, क्या मजीद इसको तक़वियत देना चाहते हैं सदर ट्रंप, या आप समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि रशिया और चाइना जो है वो बहरहाल अपना एक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, और मुस्तकबिल में कोई बेहतर या मेरा ख्याल है बहुत जारहाना भी उनका जो है रद्द अमल सामने आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या असरात पड़ेंगे तेल की प्राइसेस पर इन सारे अमल से, या अभी ये बहुत दूर की बात है? देखिए मिस सना, मैं कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हिस्ट्री हमारे सामने है, उसको हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। जब इराक पर हमला किया जाना था, तो आप याद करें कि उस वक्त अमेरिका ने कहा और उनके फॉरेन मिनिस्टर कॉलिन पावेल साहब ने कहा कि 40 मिनट्स दूर मिसाइल का डिस्टेंस है। जब इराक से अगर कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनटू अमेरिका लॉन्च किए जाएंगे, 40 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने क्रिएट किया। फिर उन्होंने कहा कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका के नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हैं। फिर वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए हमला कर दिया गया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और उस पर नहीं मैं कुछ कहना चाहता। आया आज इराक के लोगों से पूछे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सद्दाम हुसैन या कर्नल कजाफी या सीरिया के हाफिज अल असद ये बहुत आइडियल लीडर थे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जब इनका गाब बहाना करके जब हमला किया गया इन मुल्कों पर, तो इराक पर हमला करने के बाद आया एक आम इराकी बहुत सेलिब्रेट करता है आज जो भी उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या जो भी है। लीबिया चले जाए, कर्नल कजाफी को आप बेहतरीन लीडर बेशक ना माने, लेकिन आपने उधर किया और कहा जी ये तो बड़ी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंटरेस्ट में है।
क्या ग्लोब ने अपनी इंटरेस्ट पाई लीबिया के कैप्चर होने के बाद या हटा देने जाने के बाद कजाफी साहब की? फिर सीरिया में उन्होंने कहा कि असल तो ये फितना है, तो इसको हटाएंगे तो दुनिया सेट हो जाएगी। उसको भी हटा के देख लिया, अब क्या बना? तो ये मैं नाम लेता जाऊंगा बहुत सारे मुल्कों के जहां पे इस बहाने से हमले किए गए कि बस ये आखिरी रह गया, अगर ये हो जाए तो दुनिया भी ठीक हो जाएगी, डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा, तेल भी सस्ता हो जाएगा, और सबसे बढ़कर उस मुल्क के लोगों का बड़ा भला होगा। यस, मुझे एक मुल्क बता दें केस स्टडी करके एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, एक मुल्क भी। हाँ, लेकिन खालिद चिश्ती साहब, नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, बट कुछ ना कुछ तो ईरान के अंदर भी आप देखें ना, वहां पर भी एक जो कैफियत है वहां पर भी चल रही है, वहां पर भी रिजीम चेंज के हवाले से हम आवाजें सुन रहे हैं। कह नहीं सकते, जाहिर है, को प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि शायद ऐसे ना हो जैसे कि यहां पर मडरो के साथ हुआ है, बट इट कैन हैपन लाइक इन ईरान एज वेल इन सम अदर वे। देखिए, वो भी ऑलमोस्ट तेल के जो रिजर्वायर्स या रिजर्व्स हैं उसके भी 303 के मुकाबले में ऑलमोस्ट 209 बिलियन बैरल्स हैं, उसके भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट वो है। ईरान के ऊपर इस तरह का फॉर्मूला लगाया जा चुका होता अगर ईरानी कौम इतनी नेशनलिस्ट ना होती। क्योंकि उन्होंने खुमैनी के बाद जिस तरह अपना मुल्क चलाया, वो एक अलग डिबेट उस पर हो सकती है, लेकिन वो नेशनलिज्म था बुनियादी तौर पर उस कौम का, जिसकी वजह से वो स्टैंड कर लिया उन्होंने। फिर अभी जो रिसेंट जून में इजराइल के खिलाफ उनकी सारी जंग हुई या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे पहले भी अभी 15 लाख रियाल का $1 है ईरान में। तो ये तो नहीं था कि उधर उससे पहले बहुत जबरदस्त इकोनॉमी थी, लोग खुशहाल थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जून में आपने देखा, जो ही इजराइल ने हमला किया, वो कौम पूरी की पूरी नेशनलिस्ट यूनाइटेड हो गई। उनको एक ब्रीदिंग स्पेस कह लें या एक सर्वाइवल कह लें, एक मॉरल जस्टिफिकेशन कह लें, हुकूमत को और लीडर्स को दोबारा मिल गई कि हियर आर दी एनिमीज जिनके खिलाफ हमने इकट्ठे खड़े होना है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, मई के महीने में जिस तरह हम पर हमला हुआ, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक या जिस तरह की भी थे, अचानक पूरी कौम इकट्ठी हो गई, थिंकिंग कि एक्सटर्नल थ्रेट है, एक नेशनलिज्म। क्वेश्चन खालिद चिश्ती साहब, व्हिच आई वांट टू आस्क अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम अगर वेनेजुएला की, आप भी जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी, चीजें देखी हैं, लास्ट रिजीम भी देख लें अगर आप, हुगो चावेज वाली जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, डिटैच नजर आई है वहां पर हुकूमत और वहां की अवाम में। क्या इसकी बुनियादी वजह वहां पर वो तमाम तर चीजें हैं जो कि बुनियादी ज़ाहिर जरूरत है, चाहे वो पैसे मईशत के हवाले से हो, रोजगार के हवाले से हो, यहाँ या वहां पर मुवाफिक हालात के बात की जाए, क्या आप समझते हैं क्या वाकई डिटैच है और इसका असर वेनेजुएला की आवाम क्या दिखा सकती है? मैं देख रही हूं कि वहां पर एक खास हल्का जो है बहरहाल इसकी खुशी मना रहा है। देखें, आप एक बात ध्यान में रखें जब तजिया करते हुए कि वेनेजुएला जो है और अमेरिका के इख्तलाफात वो नहीं है जो ईरान और अमेरिका के हैं। इवन जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं, उनमें भी जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बहुत प्रो अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा हलीफ है इस वक्त, पाकिस्तान में जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं वो अमेरिका के हमायत में नहीं है। एक आपका हर लेवल पे आपके यहाँ इख्तलाफात पाए जाते हैं, मजहबी हवालों से, माशी हवालों से, सियासी हवालों से, लेकिन लैटिन अमेरिका में इस तरह नहीं होता। मसलन अमेरिका हो या किसी के खिलाफ भी जंग हो, जब अर्जेंटीना पे हमला किया फॉकलैंड्स के दौरान ब्रिटेन ने, तो वो मजहबी जहाद नहीं बन गया, तो वहाँ जहाद नहीं बनेगा जिस तरह हमारे यहाँ बन सकता है। और फिर वहाँ मैंने जैसे भी कहा था कि रूलिंग एलीट, पहले भी कहा था रूलिंग एलीट साथ होती है अमेरिका के, एक तो बात ज़हन में रखें। लेकिन हम एक बिल्कुल पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डोमेस्टिक। ठीक हो गया। आप ये बात बिल्कुल भूल रही हैं कि अमेरिका में 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होने और वो बहुत क्रूशल हैं सदर ट्रंप के लिए। वो इलेक्शन अगर हार जाएंगे तो कांग्रेस और सेनेट दोनों उनके हाथ से निकल जाएगी, यानी इसका मतलब है कि वो आगे कोई भी अपना मंसूबा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। उनके जो दो चार डोमेस्टिक जो उन्होंने इक़दाम किए उसमें उनके जो अपने हलीफ हैं वो तो उनके साथ हैं पूरी तरह, लेकिन अमेरिका में इलेक्शन का फैसला करने में जो बीच के वोटर्स होते हैं, जिन्ना डेमोक्रेट्स होते हैं या रिपब्लिकन्स होते हैं, वो बहुत मौसर किरदार अदा करते हैं। तो वो जो है
वो मुतासर हुए हैं और मुझसे बहुत से लोग सदर ट्रंप के खिलाफ गए हैं। तो सदर ट्रंप को एक ऐसा इशू चाहिए जो उस तबके को खींच के दोबारा इनकी तरफ ले लेकिन आए। अनवर इकबाल साहब, आपकी कतई कलामी के साथ सर, आपकी कतई कलामी के साथ आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा किया और वाकई मिड टर्म इलेक्शंस की हमें बात जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन हमने जो पॉपुलैरिटी देखी है सिंस लास्ट, अगर मैं कोई 3 मंथ्स की देखूं या 5 मंथ्स की देखूं, तो उसमें वो पॉपुलैरिटी मोड नहीं है सदर ट्रंप का जो इलेक्शंस के वक्त था। तो इस तरह के इकदामात के बाद, और फिर जो आप कह रहे हैं जाहिर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के कुछ अलग लोग भी ऐसे हैं जो इस पर हॉकाइज रखे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर मिड टर्म इलेक्शंस तक जाते जाते सदर ट्रंप 10 कदम पीछे तो हटेंगे इस मामले पर। फिर इसको हम इस तरह, इस नजरिए से देखें फिर क्या? नहीं, पीछे क्यों हटेंगे? अगर उनको कामयाबी हासिल होती तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आपको 2 बातें इस पे फिर मैं कहूँगा। एक तो ये ध्यान में रखें कि सदर ट्रंप के ये जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज होते हैं, थ्रू आउट पहले इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन में भी हमेशा सदर ट्रंप के खिलाफ गए हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने उसको गलत साबित किया। उसकी वजह ये है कि वो वाहिद अमरीकी सियासतदान है जो अमरीकी पॉपुलेशन के एक ऐसे सेगमेंट को खींच के लाए जो सर्वेज में नहीं शामिल होती, जो देहातों में रहते हैं और जो सफेद फार्म राइट विंगर्स हैं जो कभी वोट नहीं डालते थे, और इसलिए वो नजर नहीं आते किसी सर्वे में, और वो अब भी उनके साथ हैं। और फिर एक बात और भी मैं आपके जहन में डाल रहा था कि आपने मईशत की बात की, ऑयल की बात की। जरा गौर करें कि हो क्या रहा है कि चीन की वजह से फिर चीन के खिलाफ एक खड़ा किया इंडिया को, लेकिन उसकी वजह से इंडिया में भी खुशहाली आई। फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी खुशहाल हो गए हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं एशिया की तरफ। अगर वेनेजुएला को और उसके इर्द गिर्द के ममालिक को अगर इकोनॉमिक हब बनाया जाता है, अगर वहां से बड़े पैमाने पे तेल निकलता है, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोबारा वहां शिफ्ट होंगी। तो इस पे भी देखें, ईयू का बयान देखें, बहुत रिजर्व्ड है, बल्कि दरपर्दा अमरीकी इक़दाम की हिमायत कर रहा है, और मैं समझता हूँ यूरोप अमेरिका के साथ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है, इतनी मामूली सी बात नहीं है कि बस सदर वो ट्रंप उनको को वो पसंद नहीं आया, उनका सदर मड्यूरो तो उसको उन्होंने हटा दिया। ये जहन में रखें। फिर आप ये भी जहन में रखें कि जो ड्रग की बात करें, ड्रग अमेरिका में बहुत पॉपुलर इशू है। मेरी जो बेगम है वो यहाँ हाई स्कूल में 12th और 11th और 12th ग्रेड को फिजिक्स पढ़ाती हैं, तो मेरा स्कूल से बहुत राब्ता है। और वही एज होती है 11th-12th की जब ड्रग चलती है। और हमारी काउंटी अमेरिका की बहुत पढ़ी लिखी और खुशहाल काउंटी है, फेयरफैक्स काउंटी। वहाँ हर साल 20 से 25 बच्चे स्कूलों के ड्रग ओवरडोज से मरते हैं। ठीक है, तो ड्रग एक बहुत पॉपुलर कॉज है। जो भी हुक्मरान ड्रग के खिलाफ कोई भी इकदाम करता नजर आएगा उसको पसंद किया जाएगा। फिर अनवर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटेंड अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपका भी, दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बातें की हैं और जाहिर है असर मुस्तकबिल पर पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा गुफ्तगू को बढ़ाएंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। खुर्शीद महमूद कसूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मेहमान हैं। कसूरी साहब, अगेन सर थैंक यू। सर ये फरमा दीजिएगा कि अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि चीन और रूस की हिमायत जो हमें दिखाई दे रही है वो तो सामने है ही, लेकिन क्या इस हिमायत में वेनेजुएला के हालात की तब्दीली मुतवक्के है, या फिर अमरीकी सदर का ये जो उठाया गया इक़दाम है, आपको क्या लगता है कि वो इस पर किसी किस्म की इन अदर वे अगर मैं बात करूं तो क्या वो नदामत का एहसास करवाएंगे या हो सकेगा? क्योंकि अभी जो बात अनवर इकबाल साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे मिड टर्म इलेक्शंस का बहरहाल एक प्रेशर है सदर ट्रंप पर, लेकिन उनकी हिमायत एक बहरहाल एक खास किस्म की एंटिटी है जो उनकी हिमायत में उतरी रहती है। कसूरी साहब देखिए, ये तो इशू जो है इम्पोर्टेंट है, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो है मैं आपको जिसकी तवज्जो मबजूल करा रहा था, ख्याल ये था कि यूनिपोलर मूवमेंट ख़त्म हो गया, चाइना की राइज है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद G2 की बात करें चाइना की, लेकिन मानना पड़ेगा कि चाइना अभी उस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका की मज़ाहमत कर सके। ये उस सवाल से रिलेटेड है जो आपने अभी भी मुझे पूछा है। सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला
वेनेजुएला का चाइना खरीद रहा है। ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा नेचुरली चाइना को भी तकलीफ होगी, क्योंकि वो युआन में खरीद रहा था, डॉलर्स में नहीं खरीद रहा था। यही चीज उनको बुरी लगी अमेरिका को। ये कोई नई बात नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बैठा हुआ था कि सामने प्रेसिडेंट शावेज आए तकरीर करने, बड़े स्पेल बाइंडिंग ऑरेटर थे उस ज़माने में वो और रॉबर्ट मुगाबे। तो उन्होंने तकरीर की और इतनी सख्त तकरीर की अमेरिका के ख़िलाफ़ कि वो इतनी अनडिप्लोमेटिक थी कि मैं नहीं समझता कि मैं उसको रिपीट करूं। बहुत सख्त तकरीर उन्होंने की उस अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश के ख़िलाफ़। अब उनके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर थे मडूरा साहब, अब ये प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने वो पॉलिसी जारी रखी, सोशलिस्ट पॉलिसीज। एक तो रिपब्लिकन राइट को ये चीज़ खाई जा रही थी कि सोशलिस्ट रियासत क्यों हमारे बॉर्डर के हमारे करीब आ गई है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गई है। हमने तो क्यूबा के बाद ये फैसला किया था कि हम किसी और ताकत को नहीं आने देंगे, और चाइना के ताल्लुकात बहुत से ममालिक से बहुत बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जो आपने सवाल पूछा है उसके भी दो हिस्से हैं। जो लैटिन अमेरिका है उसकी जो नॉर्थ है और साउथ में भी फ़र्क है। साउथ में ज़्यादातर सोशलिस्ट लीडर्स हैं और राइट में अब रिसेंटली प्रो अमेरिकन लीडर्स भी इमर्ज हुए हैं। जैसे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं वो प्रो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप है, प्रो प्रेसिडेंट ट्रंप है। अब देखिए हुआ यह है कि अमेरिका को यह चीज़ बहुत नागवार गुजर रही थी कि वेनेजुएला, हम तो सऊदी अरब के तेल की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, अब वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना ज्यादा तेल है कि 300 बिलियन बैरल्स प्रूवन रिजर्व्स हैं। अब अगर वो नॉन डॉलर में करने लगे ट्रेड, तो नेचुरली डॉलर की जो इस वक्त हुक्मरानी है उस पर शदीद धक्का लगेगा। इसलिए अब आपका ये जो चाइना वाला, मैं आपने कहा ना कि चाइना ने एतराज़ किया, वो तो लाजमी है, लेकिन इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा सवाल एक उठ रहा है। क्या सवाल ये है कि सिग्नल क्या भेज रहा है। आप कह रहे हैं जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी अमेरिका का है, पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन है, हम इसको, चाहे उस वक्त ग्रेट पावर्स जो थी वो फ्रांस थी, वो स्पेन था, तो उन्होंने कहा नहीं जी मोनरो डॉक्ट्रिन जो है इस हेमिस्फीयर में तो हमारी बात चलेगी। क्या ये सिग्नल है कि चाइना का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो जो चाहे कर दे? क्या ये मतलब है कि अगर वो ताइवान को कल ऑक्यूपाई कर ले तो अमेरिका कहेगा कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, ये चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है? मेरा कहना यह है कि चाइना ये करेगा नहीं, वो आज की बहस नहीं है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है मैं उस पर मरकूज तवज्जो कर रहा हूँ। सिग्नल ये गया कि रूस जो है, माना कि रूस ने तो ऑलरेडी ये कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, तो फिर रूस पे क्या असर पड़ेगा? भाई आज तो रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, लेकिन बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्दोवा, बहुत से ममालिक हैं, उनको अपनी जान का खतरा पड़ा हुआ है कि अगर रूस ने उन पे चढ़ाई कर दी, क्योंकि ये तो उनके हिस्सा ही थे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये सिग्नल्स जो गए हैं बहुत अहम है, इस पे ज्यादा तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। अब बात ये कि क्या ये कामयाब होगा या नहीं, ये देखें, एक चीज इसमें यूं है कि इलेक्शन हुए थे वहां, जिसके बारे में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे, सब ये क्लियर नहीं कि प्रेसिडेंट मडूरा जीते थे या नहीं। वेस्टर्न मीडिया का ज्यादातर ये दावा है कि उन्होंने रिगिंग की थी प्रेसिडेंट मडूरा ने, और जो ऑपोजिशन लीडर हैं जिनको अब के नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, और सितम ज़रीफ़ी है कि उनको नोबेल प्राइज उस वक्त मिला जब प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ख्वाहिशमंद थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो प्रो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब ये वहाँ पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन अभी तक फौज ने, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, इसको कहा है कि हमारे मुल्क पे हमला है, हम रेजिस्ट करेंगे। एक इसके अलावा कुछ हो ना हो, मुझे जो खतरा है कि वहाँ रेफ्यूजीज भी बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो मुल्क उनके इर्द गिर्द हैं, ख़ास तौर पे उनको ये ख़तरा होगा कि इनके रेफ्यूजीज आएंगे। कोलंबिया है मसलन, कोलंबिया को ये बहुत बड़ा ख़तरा है। फिर बहुत से अब लोग भागे हुए जो थे
प्रेसिडेंट शावेज और प्रेसिडेंट मेडोरा से भाग के वो गए थे साथ के मुल्कों में, ख़ास तौर पे जो ये है मुल्क कोलंबिया, वहाँ क्या इसकी लॉ एंड ऑर्डर का असर पड़ जाएगा, वहाँ से लोग वापस आएंगे, कोलंबिया और वेनेजुएला से लोग भागेंगे। ये जो सारी लॉलेसनेस की पोजीशन है, अभी ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा हैरत अंगेज दावा किया कि हम कोलंबिया को चलाएंगे। ये खुद एक हैरत अंगेज दावा है, और उनका हम इसको चलाएंगे, हमारी ऑयल कंपनीज चलाएंगी। अब अगर तो ये तो मान गया कि प्रेसिडेंट को उन्होंने मडूरो को वहाँ से उठा लिया है, उनकी बेगम को भी उठा लिया है, सवाल ये आता है कि क्या वहाँ रेजिस्टेंस होती है या नहीं। अगर तो रेजिस्टेंस ना हुई उसका एक नतीजा है, रेजिस्टेंस हुई तो उसका दूसरा नतीजा है। मैं इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में। अमेरिका में जो ये एक्टिविटी हुई है, इसका एक मकसद ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग्स गिर रही हैं, उनकी जो दोनों की टर्म्स हैं, सबसे कम उनकी अप्रूवल रेटिंग अब है। अब देखना, और वो महंगाई की वजह से है, और देखना ये है कि क्या ये जो एक्टिविटी है रिपब्लिकन राइट और उनका जो बेस कहलाता है उसमें पसंद की गई, मेरा ख्याल है पसंद की जाएगी। क्या उसका असर ये है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, ये आने वाले दिन बताएंगे। अगर उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ती हैं तो उनको शय मिलेगी, लेकिन फिर जितनी मर्जी शय मिल जाए और ना रेटिंग्स बढ़ी तो उसके एक और कॉन्सिक्वेंसेस है, डेमोक्रेट्स फायदा उठाएंगे, और इलेक्शंस आने वाले हैं मिड टर्म, उस पर और असर होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हो गई वेनेजुएला में, तो क्या फौजी भेजेंगे? टॉपिक है अभी तक तो ये सब बिल्कुल ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी कसूरी साहब, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी सर, हमने लास्टली कमेंट्स लिया था, क्या दुनिया में वाकईतन तेल की कीमतें आप समझते हैं कि सारे अमल के बाद नीचे आएंगी और इसका दुनिया पर असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि अभी बहुत ज़ाहिर है बहुत आगे की बात है, अभी से इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, या कुछ इशारे हैं इस सारे अमल के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है सप्लाई। जी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ भी सकता और नहीं भी पढ़ सकता। अच्छा। पढ़ सकता अगर तो वेनेजुएला इतनी ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि कर रहा था, क्योंकि उन पे इतनी पाबंदियां लगी हुई थी, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रही थी, फिर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट का ऑयल है वो बहुत है, सऊदी अरब, यूएई, वो सेपरेट इशू है कि यूएई और सऊदी अरेबिया में इस बात पे भी इख्तलाफ है। यूएई ज्यादा ऑयल पंप करना चाहता है, सऊदी अरेबिया ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करना चाह रहा है। ये इनके आपस में कुछ इस इशू के ऊपर इख्तलाफात हैं, लेकिन क्या वेनेजुएला इतना तेल दे रहा था? मेरा तो नहीं ख्याल है। तेल तो अमेरिका के पास बेइंतहा है, अमेरिका के पास तो दुनिया में मेरा ख्याल वेनेजुएला के बाद अमेरिका के पास इस तेल है। तो ऑयल प्राइसेस किस हद तक मुतासिर होंगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि हमारा ज्यादा जो है इन्हिसार वो गल्फ के ऑयल पे था, लेकिन अगर वेनेजुएला का ऑयल चाइना को नहीं मिलता और चाइना दूसरी सोर्सेस पे जाता है तो ऐन मुमकिन है कि जो आप कह रही हैं उसका सारी दुनिया पे असर पड़ जाए। वेलकम, चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कसूरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जो दुनिया के हालात हैं उस पर हमारी निगाह भी है और हम आप तक चीजें पहुंचा भी रहे हैं। आने वाले दिन अमेरिका के लिए खुद कैसे साबित हो सकते हैं और दुनिया की मईशत के हवाले से क्या असरात डालेगा, ये सारा जो एपिसोड्स अब हम देख रहे हैं, इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।